सुप्रभात, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी ग्रामर जो अपना टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, जो पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके थे। वाक्य विचार किसे कहते हैं कि व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो कथन पूरा किया जाता है, को जो कहा जाता है, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, वो वाक्य विचार कहलाते थे। फिर वाक्य विचार जो थे उनके बारे में बताया था कि वाक्य है वो किस प्रकार बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, ये सारी चीज़ें बताई थी। और मैंने बताया था कि वाक्य के लक्षण, वाक्य की पहचान किस प्रकार हुई थी। जब पद क्रम जो सही अनुसार लिंग काल वचन के अनुसार अपन जमा रहे थे, जब उसके अनुसार आ रहा था और निश्चित क्रम में आ रहा था, एक के द्वारा एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित क्रम में आ रहा था, वो उसके अंतर्गत आ रहा था। फिर मैंने अनुवंती बताया था। अनुवंती का अर्थ था जो पद थे वो परस्पर जुड़ रहे थे, जब एक साथ जुड़ जाते तो अनुवंती या अन्वय कहलाते थे। फिर मैंने बताया था वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो कर्ता होता है, कर्ता के बारे में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय के बारे में कहा जाता है, वो था उद्देश्य। फिर अपन ने पढ़ा था विधेय, जो कर्ता है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य के बारे में जो विवरण बताया जाता है, वो था विधेय। फिर अपन ने आगे पढ़ा था कि जो है संज्ञा पदबंध, पदबंध जो पदबंध है, पदबंध के बारे में बताया था, जो शब्द जुड़े हुए थे लेकिन व्याकरणिक नियमों से जुड़े हुए थे। फिर उसके अंदर उन्होंने विशेषता बताई थी, विशेषण विशिष्य की जो बड़ी है उनकी विशेषता बताई जा रही थी, आने की, काल की, क्रिया की। फिर आपने पढ़ा था पदबंध के प्रकार, जो 5 प्रकार के थे: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। जो इनमें से अपन ने 4 जो पद है वो पूरे कर चुके थे। अब जो लास्ट इसके बचा था पदबंध के प्रकार का क्रिया पदबंध, वो अब आगे पढ़ते हैं। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। अब क्रिया पदबंध क्या होता है? जो पदबंध क्रिया को प्रकार्य करता है। प्रकार्य का मतलब जो व्यक्ति है, जो करता है, जो कार्य करने वाला है, उसका जो कार्य कर रहा है, जो किसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है उसके बारे में विवरण बताया जाता है, वो उसके अंतर्गत आता है। जैसे उन्होंने जो है उदाहरण बताया है कि मेरा भाई रो रहा है। रोना क्या है? क्रिया। अब मेरा भाई जो है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी जो है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, रोना है वो कार्य है लेकिन किया जा रहा है, लगातार रो रहा है, तो उसके बारे में जो क्रियापद बंद हो गया। दूसरा है मान्यता, तो अब पढ़ रही होगी, अब वो भी क्या है? मान्यता के बारे में बताया जा रहा है, करता है लेकिन उसके द्वारा कार्य करना, पढ़ना कि ऐसा हो रहा होगा संभव। फिर अपन पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे, वो 8 प्रकार के थे। अब 8 प्रकार के कौन कौन से? पहला था विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता या लेखक, वक्ता कौन होता है? वक्ता होता है कहने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला। श्रोता सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला। अब इसने बताया कि इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक को कुछ जानकारी देता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में हो सकती है। अब मैंने श्रोता का अर्थ बताया। श्रोता का अर्थ होता है सुनना, पाठक का अर्थ होता है पढ़ना। जब उनके बारे में बताया जाता है, कहने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में, पढ़ने वाले के बारे में, जब चीज़ बताई जाती है किसी के बारे में, वो विधानवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे मान्यता जयपुर गई। अब मान्यता क्या है? तो मान्यता एक व्यक्ति है। फिर मेरा घर नारायण विहार में, नगर में है। अब नारायण विहार क्या है? स्थान है, वस्तु है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर तीसरा है हम सर्कस देख रहे हैं। अब सर्कस क्या है? अब घटना है। जब कोई किसी जगह पर, किसी स्थान पर घटना घटती है तो उसको भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, वो घटना विषय इसके अंतर्गत आता है। फिर है आज्ञावाचक और आदेशवाचक। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता, लेखक अपने श्रोता या पाठक को कुछ कहने के लिए कहता है। अब आज्ञा और आदेश में क्या अंतर है? आज्ञा होती है वो छोटों द्वारा बड़ों से ली जाती है। अनुमति, जिसे अनुमति कहते हैं, अनुमति जो है किसी बड़े जो ऑफिसर होता है उनसे मांग के ली जाती है।
और इसी के अलावा आदेश, जो बड़ा व्यक्ति होगा वो किसी छोटे के ऊपर अपना जो है अपने द्वारा कार्य करवाया जाएगा, वो कहलाता है आदेश। अब बड़े ऑफिसर द्वारा छोटे ऑफिसर के ऊपर करवाया जाता है, जैसा कि उसके ऊपर वो कार्य दिया जाता है कि उसको किसी भी प्रकार से वो कार्य करके लाना है, वो कहलाता है आदेश। अब आज्ञा में कह रहा है कि जाओ अपना कार्य करो, ये उसने आदेश दिया कि जाओ अपना कार्य करो, यह आदेश है जब बड़े द्वारा छोटों को दिया जाता है और उसके ऊपर प्रतिबंध होता है कि ये कार्य करना ही करना होता है। फिर उसने बताया दूसरा, कृपया पत्र लिख दीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आज्ञा मांग रहा है, पहले में आदेश था, दूसरे में आज्ञा मांग रहा है कि कृपया अपना पत्र लिख दीजिए। अब दूसरा है इच्छावाचक। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा या कामना की जाती है, किसी को शुभेच्छा दी जाती है, कोई मंगल कार्य करने जा रहे हैं, अच्छा कार्य करने जा रहे होते तब इनको ये शुभकामना दी जाती है। अब वो इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे ईश्वर आपको बुद्धि दे। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते जो अच्छा कार्य तो या गलत कामों में फंसे हुए होते तो उनको कहते हैं कि ईश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे। फिर बताया है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो तो जो दूसरों द्वारा जो शुभकामनाएं दी जाती है कि आपके साथ जहाँ जा रहे हो वो या यात्रा कर रहे हो वो आपके साथ अच्छा हो आने वाले समय में। फिर बताया संदेहवाचक। संदेह का अर्थ क्या होता है, शक। तो संदेहवाचक में क्या होता है, इन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है, शक किया जाता है। जैसा कि हमें शायद आज मसूरी जाना होगा, अब वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे घर पे या कहीं पर अपने बातचीत होती है तो बातचीत होने के अंतर्गत अब उनके द्वारा कहा जाता है कि अपन कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते, कार्यक्रम बनाते हैं। अब कार्यक्रम के अंतर्गत अब वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है और नहीं होने के बावजूद भी वो उसको ऐसा संभावना होती है, संदेह होता है कि हम मसूरी जा सकते हैं। फिर बताया है इस समय प्रिया सो रही होगी। अब वो व्यक्ति, मैंने अभी बताया था कि वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, वो ऐसा संभावना कर रहा है या संदेह कर रहा है कि ऐसा हो रहा होगा कि प्रिया जो है उसके सोने का समय होता है तो उस हिसाब से वो उसको लग रहा है कि उस समय वो सो रही होगी। फिर है संकेतवाचक। संकेत का अर्थ होता है शर्त। जो भी आप काम करते हो उसके अंदर शर्त रखी जाती है, संकेत का अर्थ होता है शर्त। इसलिए इस प्रकार के वाक्य में शर्त का भाव रहता है, जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। अब ये जो व्यक्ति है वो सोच रहा है और बता रहा है, ये शर्त है कि अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तभी तुम परिश्रम या मेहनत करोगे तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। फिर आगे बताया है जो पहला उपवाक्य था वो शर्त है। पहला जो उपवाक्य था वो कौन सा था, शर्त है। अगर तुम परिश्रम, ये अगर तुम परिश्रम करोगे तो उपवाक्य है, और उपवाक्य और मुख्य वाक्य में मैंने अंतर बता दिया था। उपवाक्य होता है वो सहायक होता है, उस वाक्य को पूरा करने वाला। फिर बताया दूसरा वाक्य है यदि बरसात न हुई तो मैं आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा। अब वो बता रहा है कि बादलों से घिरा हुआ है और उसको संकेत, उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, और अगर बारिश ऐसे ही लगातार चलती रही तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर बंद हो गई तो मैं अवश्य जाऊंगा। फिर विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक शब्दों का अर्थ होता है अचानक कोई जो विषय वस्तु या चीज़ है वो घटना अपने साथ। तो विस्मयादिबोधक में इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता का अर्थ होता है कहने वाला, लेखक लिखने वाला के विषय में उद्गार या विस्मयादि मनोभाव व्यक्त किए जाते हैं। अचानक जो चीज़ आपके साथ घटित होती है वो इसके अंतर्गत बताया जाता है, जैसा कि अरे तुम कहाँ थे अभी तक, अरे तुम कहाँ थे अभी तक। अरे के बाद जैसे ही अरे लिखा आपने और इसके बाद ये इसका निशान है, अचानक रुकना, फिर वापस इसको बताना, वो इसके अंतर्गत आएंगे। और इसके अंदर देखो बाद में प्रश्न पूछा, अरे अभी तक तुम कहाँ थे। प्रश्नवाचक जो मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि प्रश्नवाचक जो है वो दो कंडीशन में ही लगते हैं, या तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत या विस्मयादिबोधक के अंतर्गत, और वो हर जगह नहीं लगते, विस्मयादिबोधक में भी कहीं कहीं लगते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर है वाह कितना सुंदर दृश्य, कहीं आप घूमने चले गए और वहाँ का प्राकृतिक मनोरम स्थल है वो आपको अधिक अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो आप कहते हैं कि वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है। फिर आगे है प्रश्नवाचक। सामान्यतः विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़कर उन्हें बनाया जाता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक का मतलब उसके लाभ बताना, नकारात्मक में उसके गुण होते हैं जो उसके अंदर उसको लाभ नहीं, उसके अवगुण बताए जाते हैं, वो दोनों इसमें दर्शाए जाते हैं प्रश्नवाचक के अंतर्गत। और इन्होंने बताया है
तुम यहाँ क्या करने आए हो, ये प्रश्न पूछ लिया। और प्रश्न पूछने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कौन, किससे जब प्रश्न करोगे और उत्तर निकलेगा वहाँ प्रश्नवाचक होता है। कौन, क्या, किससे जब प्रश्न करोगे और आपको उत्तर मिल जाएगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक होता है। लेकिन उसके अंदर बताया कि सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। आखिर तुम क्या चाहते हो, ये प्रश्न पूछ लिया। फिर है निषेधवाचक। निषेधवाचक का वाक्य का अर्थ होता है मना, किसी भी चीज़ के लिए मना किया जाता है, न या नहीं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मत का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य न, नहीं, मत के वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य बन सकते हैं। जैसे आपने जो है अधिक मात्रा में जो है क्रिकेट प्रेमी होंगे, जो क्रिकेट देख रहे होंगे, तो उनके लिए जो है उदाहरण दिया हुआ है कि धोनी बॉलिंग नहीं कर सकता, अब नहीं आ गया तो ये मना के रूप में है, निषेध के रूप में है। फिर आ गया यह तुम्हारा काम नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया कि निषेध के अंदर नहीं वर्ण है या न है या मत वाक्य है, उनका प्रयोग किया जाएगा जो काम को निषेध के रूप में बताएगा, मना करने के लिए बताया जाएगा। फिर है रचना के आधार पर वाक्य। अब रचना के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के हैं। सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य होता है जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। अब कल मैंने उद्देश्य बता दिया था, जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला, वो एक ही होना चाहिए और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो भी एक ही होना चाहिए। जो कार्य करने वाला है वो एक होना चाहिए और उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी एक होने चाहिए। और जो कार्य करने वाले कर्ता होते हैं वो अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सब एक ही होगा। या तो एक व्यक्ति होगा जो उसके द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, या बहुत सारे व्यक्ति होंगे लेकिन कार्य एक ही किया जा रहा है, उनके द्वारा जो कार्य एक ही किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अब बच्चे क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, और खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन जो है वो क्रिया भी कौन सी हो रही है, बहुवचन हो रही है। तो इसी प्रकार सरल वाक्य में जो है, अब जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं लेकिन उनके द्वारा कार्य एक ही किया जा रहा है। कार्य जब एक किया जा रहा होता है तो वह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। फिर बताया महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते हैं। अब महात्मा गांधी जी कौन है, एक वचन है, एक व्यक्ति है, लेकिन रहना उनके द्वारा जो क्रिया भी हो रही है उनके अनुसार हो रही है, एक वचन के अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, इस कारण वो सरल वाक्य है। फिर है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य किसी योजक में जुड़े होते हैं। योजक का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर शब्द जुड़ते हैं और शब्द जुड़ने के बाद उस वाक्य को सार्थकतापूर्ण या पूर्णता प्रदान करते हैं। संयुक्त वाक्य से जुड़े उपवाक्य आपस में समानाधिकरण उपवाक्य से जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य उसके साथ जुड़े हुए होंगे। और उपवाक्य क्या होते हैं, तो मैंने बताया जो वाक्य को पूरा करता है, सहायक होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत आया कि सुषमा कल बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। अब मैंने उसके अंदर आपको बताए थे 10 से 12 ऐसे वर्ड हैं जो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत है। इसलिए आते हैं, तथा आते हैं, एवं आते हैं, परंतु आते हैं, क्योंकि आते हैं, कि ये जितने भी शब्द हैं वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो सुषमा कल बीमार थी इसलिए, ये दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। फिर है अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है तथा बुद्धि भी बढ़ती है। अब जो मैंने बताया क्योंकि, इसलिए, परंतु, तथा। अब तथा है, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य, 2 अलग अलग उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है और 2 अलग अलग वाक्य को जोड़ने के बाद एक पूर्ण वाक्य बन रहा है, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। फिर है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है। जो पहला जो वाक्य होगा, वाक्य के 2 भाग होते हैं, तो पहला जो वाक्य होगा वो मुख्य होगा, वो प्रधान कहलाता है। जो मुख्य होगा, जो प्रधान होगा वो, और दूसरे उसके उपवाक्य होंगे वो गौण कहलाते हैं। 1 या 1 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं
और पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति एक प्रधान वाक्य पर निर्भर होती है। जो मुख्य वाक्य होता है उसके ऊपर जो इसका अर्थ निकलता है वो सारा अर्थ उस प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, यानी उसके ऊपर ही आश्रित होता है। अब उन्होंने बताया कि सुभाष ने कहा कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा। अब सुभाष है वो करता है, लेकिन ये जो मेन कार्य है वो उसके खुद के द्वारा किया जा रहा है। तो बताया कि मैं जो है वो इसके अंतर्गत आएगा, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। फिर जो पुस्तक आपने मुझे दी थी मैंने उसे पढ़ ली। अब मैंने वो भी है मिश्र वाक्य में आ गया, क्योंकि जो मुख्य वाक्य है, जो प्रधान वाक्य है, उसके ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर है और उसी के कारण उसका दूसरे का अर्थ निकल रहा है। और दूसरे का अर्थ निकलने के कारण जब पूर्ण वाक्य बन जाता है, सार्थक वाक्य बन जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत।